you have to see that whatever you are doing is doing with your intelligence. अगर आपने जरा सा भी धोखा खाया तो आपका मरीज हाथ से निकल जाएगा और फिर आपको बहुत ही पछतावा भी होगा अगर आपकी कॉन्शियसनेस है. So what I mean to say that this is very important. Now, doctor, there are many things which I have done to you from A to Z, what you should be, and then the drugs I told you just now. I'll talk to you sometime later about these things, particularly when you go into second year. Can I have the next slide, please? देखो बेटे, आप सब प्रतापगढ़ आए हो, न जाने कहाँ से आए हो, दूर देश से आए हो, लेकिन आपको एडॉप्ट करना पड़ रहा है ना. आपको मम्मी की याद आती है, पापा की याद आती है, फिर भी you are adopting to this situation. Why? Because you want to make yourself something very special in this society. You are not an ordinary man, you are different, you have got different characteristics. And therefore, the first is adoptability. दूसरा बेटे ऐसा है कि the second point is the B. B is the behavior. I tell you that behavior is one of the very important thing, very important thing. अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो आप संसार में कुछ नहीं कर सकते. इसलिए व्यवहारशील होना बहुत अच्छी बात है. बी से एक और बात भी है, बुराई. आज तो सारे लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं. देखो वो बुरा है, अरे वो बुरा है, चूल्हे भाड़ में जाए. आप अच्छे होना चाहिए, आपको दुनिया से क्या लेना देना है, because you are an individual entity and therefore this is also a bad thing to do. Then there is a C, as the man has said to you, that conduct is also one of the very important thing. And ये आपका आचरण क्या है. मैंने अयोध्या में एक स्त्री देखी और वो चीख के चिल्ला रही थी और उसकी लड़की थी, बहुत सुंदर थी, उसके संग बहुत दुर्व्यवहार किया गया था. इसलिए वो भगवान से कह रही थी कि सोसाइटी में आप ऐसे लोग पैदा कीजिए जिनका अच्छा आचरण हो, जिनका अच्छा व्यवहार हो, नहीं तो हम जैसे लोग तो जी नहीं पाएंगे. Then you have to take care of the patient, care of the elder population which you have got. You must have a competency. अभी देखो इतना सारा सब कुछ हो रहा है, काहे के लिए हो रहा है कि आप कॉम्पिटेंट बनिए, पूर्ण बनिए, संपूर्ण बनिए और कंसंट्रेशन आपका एक जगह स्थिर हो. सही बात है ना. अगर आपका मन चंचल है और वो इधर से उधर भाग रहा है तो कैसे काम कर सकते हैं आप. आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर में मरीज करना है और वहाँ आप सोच रहे हैं यार वो पिक्चर लगी है बड़ी बढ़िया, वहाँ देखें जाके तो कैसा रहेगा. Therefore it is very important. फिर ये है डिटर्मिनेशन, डी फॉर डिटर्मिनेशन. आपको डरना नहीं है, आपको दृढ़ विश्वास रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो अच्छा करूँगी. इतना आपको विश्वास होना चाहिए. और अगर आप लीडर नहीं हैं तो आप डर डर के तो मर जाएंगे. डरना अच्छी बात नहीं है कि अच्छी बात है, डरना नहीं चाहिए. फिर देयर इज द एटिक्वेट व्हिच मैन टोल्ड यू. फिर फेयर डीलिंग होनी चाहिए हर एक में. आजकल हम देख रहे हैं कितनी फेयर डीलिंग है. सब में ड्यूअल पर्सनैलिटी है, ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है. बड़ी शर्म की बात है. हम सारे के सारे लोग इतने विद्वान हो गए हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए हैं, भारत इतनी तरक्की कर गया है, मगर मैं कहता हूँ ऐसे विकास के तौबा तौबा. अगर आपका संसार में मर्डर का रेप केसेस बढ़ जाए, रेप के केसेस बढ़ जाए, दिस इज नॉनसेंस. वी हैव टू सी दैट सोसाइटी शुड मूव वेरी स्मूथली. देन यू शुड बी गुड एट हार्ट. दिल आपका बेटे साफ होना चाहिए, दिल में कोई मैल नहीं होना चाहिए. और दिल जब भी साफ होगा जब आप ऊपर वाले से डरेंगे. अगर गॉड फियरिंग है, उसी को लगता है कि ये ना करे, ये ना करे, नहीं ऐसा हो जाएगा. अगर गॉड फियरिंग ना हो तो आदमी जो चाहे करता रहे. देन यू सी एच इज हेल्दी. मरीज को हेल्दी नहीं रखना है, आपको अपने को भी हेल्दी रखना है. अगर आप मेंटली साउंड नहीं हैं और आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो यू कैन नॉट गिव एनी सर्विस. मैंने देखा है संसार में कि जो बेचारा बीमार हो जाता है तो संसार में कुछ नहीं देख पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, चाह कर भी नहीं कर पाता है. इसलिए अपने को बेटे आप सब हमेशा कीप योरसेल्फ वेरी हेल्दी एंड बोथ एट द मेंटल लेवल एज वेल एज
एट द बॉडी लेवल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहा करती थी बेटे कि काया राखे धर्म है। अगर आप अपनी काया रखेंगे, शरीर को ठीक से रखेंगे, तभी आप धर्म अर्थात अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। ठीक है ना? तो समटाइम्स जो बुजुर्ग कह जाते हैं ना, वो भी आपकी जुबान पे कभी कभी आ ही जाते हैं, आप चाहे जितना ना चाहे तो भी। देन इंटेलिजेंस, जो जितना इंटेलिजेंट है वो या तो उतना ही खतरनाक है और या उतना ही बहुत ही अच्छा है। क्योंकि बहुत से इंटेलिजेंट इंजीनियर्स आते हैं और उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं कि कैसे सारी दुनिया की तबाही कर दी जाए। दैट्स अ नॉनसेंस। इंटेलिजेंस अगर आपके पास है तो आप उसे शुभ कार्य में लगाइए, अच्छे काम में लगाइए। यू नो, लॉर्ड कृष्णा हैज द एबिलिटी टू रिमेंबर हिज पास्ट थाउजेंड्स करोड्स ऑफ ईयर बिफोर। हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग तो अभी याद करते हैं और कल भूल जाए, अरे यार भूल गए, सॉरी। सो योर इंटेलिजेंस मस्ट बी वेरी intact. Then you should always be smiling. जैसे मैं आया ना तो आप सब मुस्कुरा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के अंदर इतना सेंस है कि हंसते रहना चाहिए, हैं? हंसना और चलना जीवन की है कहानी, और जो रुक गया वो है मौत की निशानी। ठीक है ना? एक राज कपूर था बेचारा, कहा करता था चला गया। देन कर्म इज इंपॉर्टेंट। जितने भी पूर्व आपके पास पूर्वजों ने आपको किताबें, वेद, कुरान सब कुछ दिया है, सब में सिर्फ एक ही चीज का महत्व है, कर्म। कर्म प्रधान है। जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो आपको करना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो यू हैव टू लुक आफ्टर द केयर ऑफ द पेशेंट। यू कैन नॉट get away from that, otherwise you will be guilty in the eyes of the God and you will be paralyzed in due course of the time. फिर बेटे लर्निंग लिखी है मैंने, एल से लर्निंग। आप कभी भी अपने को ये ना समझिए मैंने एमबीबीएस पास कर लिया तो मैंने बड़ा फेल कर दिया, है ऐसा नहीं है। आपको निरंतर पढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि नई नई चीजें आती हैं। अभी मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भाई चलो ये भी देख लें, ये भी देख लें, बच्चों से कम्युनिकेट करें तो बच्चे ऐसा ना हो कि हम ही को हरा दें, कम से कम हमको जवाब देने लायक तो हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के, वो आपकी बॉडी भले ही छीड़ हो जाए लेकिन न्यूरॉन जो है वो बढ़ते रहते हैं अगर आप पढ़ते रहें। ठीक है ना? सो यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड यू हैव ट्राइड टू बी वेरी इंटेलिजेंट विद ऑल थिंग्स। देन दयावान होना चाहिए, मर्सीफुल होना चाहिए, ये नहीं क्रूरता होनी चाहिए। मैंने डॉक्टर्स को देखा है, उन्होंने कहा पैसे नहीं है तुम्हारे पास, अरे ये तुम्हारे जेवर है, हाथ में कंगन पहने, अरे इसे बेच दे, खेत की जमीन बेच देना, नहीं तेरा बच्चा पागल ठीक नहीं होगा। दिस इज नॉट ए थिंग। अगर आप मर्सीफुल हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको ऊपर वाला जरूर कभी ना कभी देगा। मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि मैं डॉक्टर भी बनूंगा। मैं तो कॉमर्स पढ़ा करता था किसी जमाने में, लेकिन एकदम से प्रेरणा आई, पॉलिटिशियन ने कहा, जवाहरलाल ने, अरे मेरी कंट्री नीड्स डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉ। मैंने कहा छोड़ दो दूसरे को। अब मैंने डॉक्टरी पढ़नी शुरू की, फिर से मैंने इंटरमीडिएट किया साइंस से और भगवान की कृपा से 3rd रैंक आके मैं लखनऊ के जी मेडिकल कॉलेज में आ गया। कैसे आया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऊपर वाले की जरूर कुछ न कुछ मेहरबानी रहती है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मेरा नुकसान हो रहा है। नुकसान होता ही नहीं है जीवन में। अगर आप अच्छे हो तो आपका अच्छा ही होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है ना? तो फिर नॉन वायलेंस है। ये क्रोध जो है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। के से क्रोध और के से काम और के से खतरनाक। जिसने क्रोध किया वो गया काम से। और क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं होती, आप सब जानते हैं। आप सब कितने शांत बैठे थे, मुझे कितना दिल में सुकून था, मैं कह नहीं सकता हूँ। मैंने कहा सब बच्चे कितने अच्छे हैं। नेक्स्ट। फिर ये है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, सभी से कहता हूँ, आप चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे कॉमर्स पढ़ो, चाहे एथिक्स पढ़ो, चाहे मेडिकल पढ़ो, चाहे आर्ट पढ़ो, लेकिन उसमें आपको क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कमांड होना चाहिए। उसमें आपको सर्वोच्च बनना चाहिए, आपको लीडर बनना चाहिए। यू शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग ए लीडर, सो दैट कि जो भी आपके पास दिमाग है, जो भी आपको भगवान ने तन और मन दिया है, उसकी मदद से आप जो है अपने को संसार में काबिल बनाएंगे। ठीक है कि नहीं?
So you can be very organized leader in the field. फिर क्या है बेटे, पी से पंक्चुअलिटी। मेरे वहाँ एक डॉक्टर एन एन गुप्ता थे, डॉक्टर बी एन सिन्हा थे, जिन्होंने ऑर्थोपेडिक्स सारे हिंदुस्तान में पैदा करी। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो मेरे गुरु रहे हैं। 8 बजे क्लास था मेरा, अगर वो आ जाते हैं क्लास के अंदर तो आपको देखने की जरूरत नहीं कि घड़ी में 8 बजे हैं कि नहीं बजे, इसका मतलब कि वो आ गया 8 बजे हैं। सो ही वाज दैट पंक्चुअल। मतलब उस ज़माने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी। अभी भी यहाँ वो हो रहा तो मैं सोचा था भी शुरू हो जाना चाहिए, बस अब देर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पंक्चुअलिटी से आप अपना जीवन का समय बचाते हैं और उस समय में आप न जाने और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए पंक्चुअलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई पर्सनली फील। क्यों है, चुप बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। मेरी माँ कहा करती थी कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। ना तो आप बिल्कुल चुप बैठिए कि जुर्म पे जुर्म कोई किए जाए और आप झुकते चले जाइए, और ना ही आप बहुत ज़्यादा बोलिए कि आपसे सोच के जैसे मैं बोल रहा हूँ बोर हो जाइए। ठीक है ना, तो बहुत भी नहीं बोलना चाहिए। देन आर इज फॉर रिस्पेक्टफुल। देखो जो भी आपसे बेटे बड़े हैं, ठीक है ना, आपको उनका आदर सत्कार करना चाहिए। चाहे वो आपके अपने कलीग्स हों, चाहे वो आपके पेशेंट्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे कोई भी समाज में हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं जापान गया तो मैंने देखा कि उस फंक्शन में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग, उनको सबसे आगे बिठाया गया। ऐसे केजीएमसी में भी जब मैं कभी जाता हूँ और कभी फंक्शन होता हूँ तो कुछ वाइस चांसलर ऐसे थे कि जो हमेशा हम लोग को बुला के टीचर्स को सबको आगे बिठाते थे। आपको टीचर दे न दे कुछ मैं नहीं जानता, टीचर पर टीचर हो मैं नहीं जानता, लेकिन टीचर आपको आशीर्वाद जरूर दे सकता है। और वो आशीर्वाद और वो दुआ आपके काम जीवन पर्यंत आती है। आप हमेशा उसको याद करते हैं। अभी भी मैं अपने जो टीचर्स हैं उनको बहुत याद करता हूँ। वो चले गए, बहुत से बेचारे कोविड के चक्कर में चले गए। इस सिलसिले में रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। आपके ऊपर लोगों को विश्वास होना चाहिए। अगर आप में विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ टीबी का मरीज है, उसे 2 डॉक्टर ठीक देखते हैं, एक से कहता है दोनों एक सी दवा दे रहे हैं, एक से ठीक होता है एक से नहीं होता है, तो लोग कहते हैं अरे मियाँ क्या बात करते हैं, उसके हाथ में तो शफा है, शफा फट से ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो विश्वास है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप विश्वास करते हैं तो भगवान है, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो ऊपर वाला नहीं है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप विश्वास करते हैं, लोगों ने कहा है ना, जो आवे विश्वास धन तो सब धन मिल समान। तो विश्वास की अपनी जगह अपनी इंपॉर्टेंस है। जो सबसे ज्यादा गड़बड़ बात है वो मैं देखता हूं, वो करनी और कथनी में फर्क है। लोग कहते कुछ है और करते कुछ है ऐसा है समाज में, नहीं है? तो ये डुअल पर्सनैलिटी जो है वो बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। क्यों? क्योंकि आपको अपना जीवन जीना है, आपको उनकी थोड़े करना है। और मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत दुख लगता है इस बात का कि पहले रिलेटिवली कम थे। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, लोग जो है ज़्यादा फितरती हो गए हैं और उनकी डुअल पर्सनैलिटी हो गई है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। जो बेटे आपके दिल में है आपने कह दिया। जैसे म्यूजिक समझ में आया वो मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, है ये नहीं कि मेरे मन में कुछ है और मेरे ऊपर से कुछ है। तो इसलिए जहाँ तक हो, करनी और कथनी में आपकी फर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको देखना है। फिर क्या है, जीवन में जो अस्थिर है, जिसमें स्थिरता नहीं है, चाहे वो मन की हो चाहे तन की, वो जीवन में कुछ नहीं अचीव कर सकता है। आई टेल यू। एंड देयरफॉर द स्टेबिलिटी, दैट इज द स्थिरता, इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर जगह लिखा हुआ है। यही भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि देखो तुम्हारा दिमाग जो है वो स्थिर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं उसे मार दूं, मैं नहीं मार दूं, मैं ये कर दूं ना। स्थिर रहिए अपने दिमाग में, दृढ़ विश्वास बनाइए। एंड देयरफॉर यू शुड आल्सो बी वेरी स्टेबल माइंडेड, वेरी स्टेबल माइंडेड। अगर स्टेबल माइंडेड है तभी दृढ़ता आएगी, तभी आपके काम में सफलता आएगी। मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, मैंने जो चाहा कभी वो मुझे मिला।
मैंने चाहा मैं सारी दुनिया घूम के आऊँ, और मुझे दुनिया घूमने को मिल गई, पता नहीं कैसे मिल गई, भगवान जाने। लेकिन ये है कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो भगवान आपको हमेशा अच्छा करेगा। फिर टी से मैंने लिखा है टॉलरेंट। आपको स्किलफुल तो होने ही उससे, स्टेबिलिटी से, लेकिन टॉलरेंट भी होना है। सबसे बड़ा गुण जो है, जितने भी हमारे पैगंबर रहे या जितने भी हमारे देवता रहे या राम रहे, उनमें सिर्फ एक ही चीज थी, धैर्य, धीरज। चाहे इतनी मुसीबत आई, चाहे उनकी सीता चुरा के ले गया, चाहे कुछ किया, थोड़े से तो भावुक होता ही है आदमी, लेकिन अदरवाइज उनके अंदर धैर्य और धीरज बहुत था। कि नहीं था? एक दफे क्या हुआ कि एक मैं वार्ड में काम कर रहा था, आपसे थोड़ा बड़ा था, और एक मरीज ने मुझे धड़ से थप्पड़ मारा। मुझे गुस्सा आई, लेकिन मैंने कहा मैं क्रोध क्यों करूं उस पे, वो तो बेचारा मेंटली एबनॉर्मल है, मैं साइकेट्री वार्ड में पोस्टेड था। तो फिर मैंने उससे हाथ लगा के कहा पहले कोई लेकिन तब भी मैं उससे प्यार से डील करता रहा। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, सहन शक्ति होना चाहिए। सहन शक्ति बहुत बड़ी बात है, कि नहीं है? तो जो सहनशीला है उसी का सब मेला है। Then is the you. You क्या है? It is uncovering of the mysteries of the nature. न जाने संसार में कितना सब कुछ पड़ा हुआ है, और उसको आपको अनडिस्कवर करना है, और वो रिसर्च से होता है। रिसर्च माने कुछ नहीं है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सर्च आउट है, भगवान ने बना ही दिया है, खुदा ने बना ही दिया है, लेकिन उसी को हम रिसर्च कर रहे हैं। आज मैंने आपसे कहा कि हम जीनोमिक्स की बात कर रहे हैं, और सब कुछ उसने दो चीज़ों से भगवान ने, ऊपर वाले ने बनाया है। वो एक कण है और दूसरी तरफ शक्ति है। अगर शक्ति चली गई तो कण चला गया, प्राण चले गए तो पार्थिव शरीर रह गया, कुछ नहीं बचा उसमें। सब कुछ है, फिर भी वो काम नहीं करता है। इसलिए जो नई नई चीज़ें हैं उनको डिस्कवर करना चाहिए। कभी मैं आपको इस बारे में और भी बताऊंगा, या मैम बताएंगी कि क्या कर सकते हैं आप। फिर बेटे ऐसा है, बी से वल्नरेबिलिटी है। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं कि यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर देम। जैसे आप किसी लड़की या किसी महिला को आप एग्जामिन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है उसके अस्तित्व का। मैं जानता हूँ पहले ज़माने में भी ऐसा होता था। एक डॉक्टर सनन थे मेरे सीनियर, उनको प्यार आ गया एक मरीज पे, और फिर उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी कर ली अच्छी बात है, लेकिन कुछ और करके छोड़ देते तो गलत बात थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो फीमेल सेक्स है वो थोड़ा वैसे ही टेंडर जेंडर है, तो आपको उस हिसाब से उसको हैंडल। ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना है, कि नहीं? ऐसे जो विकलांग लोग हैं उनके लिए अलग एथिक्स है कि उनके लिए आप क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वो तो बेचारे खुद ही अपने बीमारी से लाचार हैं, आप उनको और लाचार नहीं बनाएंगे ना। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वल्नरेबल। फिर ये अपना भी ध्यान रखना है। आप इतना एक्सरे रेडिएशन होता है आजकल, कितने मोबाइल हैं, कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सारे के सारे आपको गड़बड़ कर रहे हैं। एक मैं लावड़िया हॉस्पिटल में काम करता था, और मैंने देखा कि जो इंसिडेंस ऑफ ब्रेन ट्यूमर है वो बहुत बढ़ रहा है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो ये हुआ कि रेडिएशन इतने ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं उसके बावजूद भी। इसलिए मेरी गुजारिश ये, आप तो भैया फ्री हैं, जो चाहें करें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जितना ज़रूरी है आप ज़रूर उसे करिए। क्यों? क्योंकि वो भी एक नॉलेज का माध्यम है। लेकिन किसी चीज़ में, मैंने आपसे कहा अतिका भला है, किसी चीज़ में चिपके नहीं रहना चाहिए कि चिपके हैं, ना मम्मी की फिक्र है, ना पापा की फिक्र है, ना मरीज की फिक्र है। आजकल लोग पता नहीं ग्लू की तरह इस पे चिपक के रह जाते हैं। ठीक है बेटे? सो दैट वाज अबाउट वल्नरेबिलिटी। फिर क्या हुआ? एक्सरे हो गया, वाई वाई क्या हो गया? वाईफाई हो गया ना। सो आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग को बैलेंस रखना है। मैं भी आपको बताऊंगा कि बैलेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे योग करें, चाहे तप करें, चाहे एक्सरसाइज करें, चाहे आप कुछ करें, चाहे आप सुबह उठ करके
सूर्य नमस्कार करें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, और ये करने से आप अपने को ठीक रखेंगे, ये मैं आपको निश्चय के साथ बताता हूँ। ठीक है बेटे? सो देन लास्ट ऑफ ऑल इज द टर्न ऑफ ज़ील। अरे जब तक ज़ील नहीं है, सारा इंतज़ाम नहीं है, तो आप जीवन में क्या खाक कर लेंगे? इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए और प्रोत्साहन लेना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोत्साहन ही जीवन की कहानी है, और मैंने आपको बताया हंसना जीवन की कहानी है। सो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ज़ील एंड एंथुसियाज्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। कुछ आपको समझ में आई बेटे? चलो, आई एम हैप्पी कि मैंने कुछ डिलीवर किया, तो आपने कुछ ग्रहण तो किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो बेटे, ऊपर वाले ने जो हमको पैदा किया है, उसका फर्ज बनता है कि वो दूसरों के संग भी करे। तो क्या चीज है, सारा फूड मटेरियल जो है वो कितना इफरात में मौजूद है सारी दुनिया में। ये तो हम हैं कि पेड़ से तोड़ के लाते हैं अनाज और फ्री लाते हैं, और उसको 150 रुपये 100 रुपये किलो बेचते हैं। ठीक है ना? तो वो आपका भाई करना तो पड़ते ही है। फिर पानी है, अथाह समुद्र, अथाह सागर, अथाह पानी, 75% 70% पानी पानी है सब जगह हैं। तो पानी आपके शरीर में भी ऐसी फिजियोलॉजी में आपको डॉक्टर साहब पढ़ाएंगी कि आपके शरीर में भी 70% पानी है। तो पानी का कितना महत्व है, अगर पानी निकल जाए तो आदमी के प्राण निकल जाते हैं, डायरिया डिसेंट्री हो जाए। ठीक है नहीं? कल मैंने रात एक पेशेंट के बारे में यही बात कर रहा था। फिर जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे चूल्हे पे आप खाना पकाती हो ना, वैसे आपके शरीर में भी खाना पकता है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और वहाँ ऑक्सीजन है। लेकिन इस संसार में ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है कि अगर कुछ अच्छा है तो बुरा भी है। बुरा क्या है कि ऑक्सीडेशन तो हो गया, आपको एनर्जी तो मिल गई तमाम तरह से, लेकिन वो दूसरे फ्री रेडिकल पैदा हो गए, सुपर ऑक्साइड पैदा हो गए। तो वही मैंने कहा कि बैलेंस अगर नहीं है तो बड़ा गड़बड़ है। एंड देयरफॉर दिस इज ऑफ इम्पोर्टेंस, एंड दीज थ्री थिंग्स आर फ्रीली सप्लाइड बाय द गॉड इफ यू बिलीव सो। फूड एंड वाटर एंड प्राणवायु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सूर्य की रोशनी पे जिंदा, सिर्फ पानी पे जिंदा, सिर्फ एक फल से जिंदा। मैं न जाने कितनों को जानता हूँ जो सिर्फ एक चीज़ खाते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ में संपूर्णता है। आप एक फल खाइए, उसमें भी सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी देखो क्या है बेटे, मैंने आपसे कहा कि अगर आप नॉर्मल हैं तो फिजियोलॉजी है। ठीक है ना? और अगर फिजियोलॉजी अल्टर्ड हो गई तो वो क्या करेगी? वो पैथॉस प्रोड्यूस करेगी। पैथॉस का मतलब दुख प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना? सो दैट मीन्स व्हाट इज पैथोलॉजी? पैथोलॉजी इज द एबनॉर्मल फिजियोलॉजी। आप हैं डॉक्टर, आपका क्या काम है? यू हैव टू टेक केयर इन सच ए वे कि जो एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो गई है उसको आप फिर से ले आइए फिजियोलॉजी की तरफ, सो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द ड्रग्स एंड अदर मेडिसिन। ठीक है ना? तो ये एक बात आपको ये फंडामेंटल समझ में आई कि पैथोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, और मेरा काम का क्या रोल है वहाँ पर। ठीक है ना? इस पे चाहे आप रिसर्च कीजिए, चाहे आप ट्रीटमेंट दीजिए, चाहे आप कुछ भी करिए। अब ये बेचारा है हमारे शरीर में, यू नो म्यूकोना फ्लूरियंस, यू नो कमाच की फली, आप तो खाई नहीं है, सब बस वो पुराने ज़माने की चीज़ें सब खत्म हो गई। अब आप जानती नहीं हो कि कसेरू क्या होता है, कमाच की फली क्या होती है। कमाच की फली अभी भी मिलती है प्रतापगढ़ में, हैं? मैं लेके आया, ढूंढ के लाया। तो कमाच की फली जो है वो म्यूकोना फ्लूरियंस कहलाती है। और जब हम आपके लिए छोटे बच्चे थे ना, तो रगड़ देते थे उसकी फली, तो मार आती खुजली कुछ करके, तभी इसका नाम फ्लूराइटिस के मतलब होता है खुजली। तो म्यूकोना फ्लूरियंस पे बहुत खुजली पैदा करने की ताकत है। तो उसकी सब्जी जो है ना वो बहुत प्रेम से बनती है, बहुत अच्छी बनती है, हैं? कभी तुमको मैं बना के खिला दूंगा। तो ऐसा है, इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, जैसे मैंने कहा उसमें होता है डोपामिन। आपने नॉरेड्रेनालिन पढ़ा है ना, तो आपने उसमें देखा है कि कैसे एसेंशियल अमीनो एसिड से
हम अल्टीमेटली एड्रेनलिन नॉरेड्रेनलिन बनाते हैं। तो बीच का स्टेप जो है वो डोपामीन है। तो जो डोपामीन है बेटे वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ब्रेन में आपके ना, आपको मालूम है ना सब्सटेंशिया नाइग्रा? नहीं पता है? अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ेंगे, अभी तो आप बच्चे हैं ना। तो एक एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम है ब्रेन में जिसमें अगर डोपामीन की कमी हो जाए, मैंने कहा कि खेल सब भगवान का हो, या तो एक्सेस हो जाएगी या कम हो जाएगी। एक्सेस हुई तो मुश्किल, जैसे नॉर्ड्रेनलिन बढ़ गई तो हाइपरटेंशन हो गया, नॉर्ड्रेनलिन कम हो गई तो हाइपरटेंशन हो गया, और दोनों ही स्थिति डेंजरस है। आपका काम तो सिर्फ उसको बैलेंस करके नॉर्मल पे लाना है, ठीक है ना। तो उसके अंदर डोपामीन होती है। तो आयुर्वेद में जो कमाच की फली है उसको बेटे पार्किंसन में भी दी जाती है। वो एक बात छोटी सी और बताऊं मैं आपको मैं पार्किंसन के बारे में पढ़ रहा था, तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन था, न्यूजीलैंड का था। तो उसमें यह था कि हम इतनी ढेरों वैक्सीन लगा रहे हैं डर के मारे कि ऐसा ना हो जाए कि मुझे टिटनेस हो जाए, ऐसा ना हो मुझे ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो हम लोग ढेरों वैक्सीन लगा रहे हैं आजकल बच्चा पैदा होता नहीं है उसके 10 वैक्सीन की आ जाती है कि पहले आप ये लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर ये लगाओ, सूत्रा लगता ही रहता है हमेशा, फिर बूस्टर डोज लगती रहती जैसे आजकल लग रही है कोविड के बारे में। तो ये सब जो हैं, आपने इम्यूनोलॉजी ज़्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं कि जो उसका एक्टिव चीज़ है ना, एपिटोप उससे कहते हैं प्रोटीन का, उसको अलग कर देते हैं और बाकी को डीनेचुरेट कर देते हैं। तो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो एक्टिव होने के कारण एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस करता है, और इसके कारण ही जेनर ने पता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबसे पहले बनाई थी। कभी हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कप मारेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। तो ये स्लो ग्रोइंग वायरसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाद में जाकर के बुढ़ापे में जैसे हम लोग हैं उसमें पार्किंसन बीमारी कर देंगे, अल्जाइमर्स कर देंगे, भुलक्कड़पन की बीमारी कर देंगे। तो सबसे अच्छा यही है कि सबसे कम दवा खाओ। सबसे अच्छा डॉक्टर वो है जो सबसे कम दवा लिखे। आजकल हमने देखा है डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन में धरमार करते हैं, सब सिम्टोमेटिक, हेडेक है एस्पिरिन दो, ये है, मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं ज़्यादा। लेकिन हम बताते हैं, एक हमारे, मैंने अभी आपसे कहा था, डॉक्टर बीबी भाटिया हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो हमसे कहते थे देखो बेटे क्लिनिकल सेंस, ये ग्रहण करने वाली बात है, यू मस्ट कीप इट इन द माइंड। जो क्लिनिकल सेंस है उससे बड़ा कोई सेंस नहीं है। मतलब नहीं समझे? नहीं समझे? एक टीबी का मरीज आता है, हम उसको आगे से देखते हैं फेफड़े में क्रैक्स हैं, तो हमको लगता है ब्रोंकाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो ये है। लेकिन आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आप हर मरीज देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस में इस तरह की क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है। एस्थमा है तो उसमें सिविलियन आ रहे हैं, ये सब आप पढ़ेंगे जाकर के। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्लिनिकली इसको टीबी है, या इसको ब्रोंकियल एस्थमा है, या इसको कोविड है, या इसको क्या है, ठीक है। आजकल तो मैंने देखा है, पूरा मत मानिएगा, मैं भी आप ही की बिरादरी को बिलोंग करता हूँ, मरीज आया नहीं और उससे कहा सीटी कराओ, कैट स्कैन कराओ, सीटीसी कराओ, ये कराओ, वो बेचारा पहले ही दिन 10,000 रुपया अपना जो है फूंक देता है। गलत बात है। आप उसकी जेब को क्यों खाली करना चाहते हैं? किसी ने कहा है कि जो वैद्य है ना वो दैत्य के समान है। क्यों? क्योंकि वो दवा तो देता है लेकिन उसकी जेब भी खाली कर देता है। तो ऐसा करना पाप है। सभी के लिए वैद्य को कहा है उन्होंने, इस पे एक श्लोक भी बना है। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ध्यान रखना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, दानवता नहीं होनी चाहिए। हम दानव थोड़े हैं, हम तो मानव हैं। अगर हमारे अंदर मानव कैरेक्टरिस्टिक नहीं आई तो ठीक है। तो मैंने इसमें बेटे लिखा हुआ है कि डेविएशन फ्रॉम द नेचर लीड्स टू डिजीज। हकीकत यही है, अगर आपकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि आपकी रेजिस्टेंस बहुत है तो आपको कुछ नहीं होएगा। मैं आपको बताता हूँ कि होएगा, नहीं होगा। देखो ये तो दो चीज़ें हैं, एक तरफ जो है इन्वेडर है, दुश्मन खड़ा है, और दूसरी तरफ आपकी फौज खड़ी है जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, फला है, ठीक है ना। अगर इन्वेडर पावरफुल है और आपकी फौज कमज़ोर है तो आप गए काम से। लेकिन अगर आप पावरफुल हैं तो चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो गया काम से, ठीक है ना। इसलिए
एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी रेजिस्टेंस जीवन पर्यंत बढ़ानी है। आप कहेंगे तो मैं आपको क्लासेस अरेंज करवा दूंगा, कहीं योगा के करवा दूँ, कहीं एक्सरसाइज के करवा दूँ, जो आप कहेंगे मैं सब करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है ना, मेरी जान आपके लिए हाजिर है। ठीक है, तो ये है कि शॉर्टेज या एक्सेस हो तो वी हैव टू ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल स्टेट। नेक्स्ट प्लीज। इसमें एसिटाइलकोलिन एक्साइलेटरी है और वो ये। अभी देखो एथिक्स की हम बात करते हैं। एथिक्स की बात करने में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखिए जो आपके एंसेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया। हम एंसेस्टर्स को याद करते हैं, कब याद करते हैं, कब याद करते हैं, कब याद करते हैं, हैं? जब उनकी पुण्यतिथि होती है। हम करते नहीं, पुण्य दान फला दान करते नहीं करते हैं, उनको याद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पुरखे या पूर्वज हैं वो मरे नहीं हैं, वो अभी भी ऊपर मौजूद हैं। तो हमको उनसे भी आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। कि गलत कह रहे हैं? तो बेटे ऐसा है कि सागर मंथन हुआ, पता ना सागर मंथन की स्टोरी। तो उसमें नौ रत्न निकले। अब भगवान थे बहुत चतुर। भगवान ने कहा इनको सब अच्छा अच्छा दे देंगे ना तो ये सब बदमाश हो जाएंगे, हैं? वैसे ही कह रहे हैं कि मुझे अलग रहने दो, मुझे 100 साल जीने दो, मैं मालिक हूँ अपनी दुनिया का। तो उसने कहा इनको थोड़ी एक दूसरी डोज दो। तो उसने क्या किया, विष भी पैदा कर दिया। मालूम है ना? तो एक तरफ विष था, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिसिटी, चाहे ड्रग की हो, चाहे पॉइजन की हो, चाहे जो उन्होंने दिया उसकी हो, और दूसरी तरफ जो थी वो उन्होंने एक भगवान पैदा किए। एक अब जो अच्छा काम करता है उसे भगवान कहने लगते हैं, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो। गंगा मैया है, गंगा मैया है क्योंकि आपका कल्याण करती हैं वो। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने इनको पैदा किया। ये कौन थे? धन्वंतरी। और धन्वंतरी इज द गॉड ऑफ द नेचुरल रेमेडीज। एक चीज मैं और बता दूं आपको, हम सब ये सोचते हैं कि सब कुछ एलोपैथिक में है। ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन बने हैं कि आप ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए, मॉडर्न ड्रग नहीं प्रिस्क्राइब कीजिए, फला प्रिस्क्राइब नहीं करिए। पता नहीं, मैं होलिस्टिक अप्रोच में बहुत दिनों से बिलीव करता रहा और मेरे पास बहुत सारी यूनिट्स थी। एक न्यूरोलॉजी की यूनिट थी, वो CDRI से एफिलिएटेड थी। एक मेरी उसमें थी होम्योपैथिक में, तो मैं उसका मेंबर था हिंदुस्तान की कमेटी में। ऐसे आयुर्वेद में था, मेरे अंडर में बहुत से लोग काम करते थे। तो मुझे लगा कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ जरूर है। एक हमारे डॉक्टर पूर्णदेव नाना जी हुआ करते थे हमारी डॉक्टर के। तो उन्होंने कहा कि देखो देखो डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं। मैंने कहा ठीक। तो मोलिस्कम कंटेजियोसम एक बीमारी होती है जो ठीक नहीं होती है, और उन्होंने पता नहीं कौन सी होम्योपैथिक दी और वो ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि हर चीज़ में कुछ न कुछ गुण हो सकते हैं और दुर्गुण हो सकते हैं। हमारी चीज़ों में क्या सब में गुण ही गुण है? सब में साइड इफेक्ट में बहुत हैं। अगर आप इमरजेंसी निकाल दें और आप एंटीबायोटिक्स निकाल दें, कीमोथेरेपी, तो हम ज़्यादातर ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं, दर्द हुआ क्रोसिन दे दी, क्योर तो नहीं हुई, बुखार कम हो गया। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं तो भैया सबकी आदर करता हूँ, चाहे कोई भी पैथी हो। मुझे लगता है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। जैसे आप सारे के सारे लोग हैं, सारों में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई भी हो सकती है, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ना बेटे? तो धन्वंतरी वॉज बॉर्न, यू नो, एंड ही गेव मेनी मेनी नेचुरल रेमेडीज। एक चीज़ मैं और सीक्रेट बताऊँ कि जब जितनी भी दवाएं बनी हैं एलोपैथी की भी, वो सारी की सारी नेचुरल चीज़ों से बनी है। जैसे एट्रोपा बेलेडोना से एट्रोपिन बनी, राउल्फिया सर्पेंटिना से क्या बनी? रिजर्पिन बनी, जो एंटी हाइपरटेंसिव थी। जब एंटी हाइपरटेंसिव रिजर्पिन को दे करके लोग पागल हो गए, तो उन्होंने क्या किया मालूम है? मैं एक दिन ऐसे कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पे था, तो वहाँ बहुत सुंदर सुंदर कपल्स जंप किए और नियाग्रा फॉल में गए और चले गए, संसार छोड़ दिया। क्यों?
क्योंकि उनको सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गई। तो सब यह क्यों हो गई? बोले इन सबको हाइपरटेंशन था और सब रिजर्पिन खा रहे थे। तो रिजर्पिन खाने से जो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन और 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामिन है, जिसको आप जानते होंगे, वो बॉडी से डिप्लीट हो जाती है ब्रेन से। तो जब डिप्लीट होती है तो फिर उससे डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन होता है तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हुआ तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो उन बेचारों ने सुसाइड कर लिया। आई समझ में? उसके बाद आप जैसे लोग इंटेलिजेंट उस ज़माने में भी थे, अभी भी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अच्छा 5-HT बढ़ा दो, नॉरएड्रेनालिन बढ़ा दो जो बॉडी से डिप्लीट हो गई है, तो सारा डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। भैया लॉफ्टिल बनी और उससे लोग ठीक हो गए। आज भी आप प्रिस्क्राइब करेंगे, बाद में आप पढ़ेंगे। तो बुद्धि लगाने की बात है। कभी कभी टॉक्सिसिटी से भी आप नई नई चीज़ों का आविष्कार कर सकते हैं। आई समझे बच्चों आपको? फिर देखो, हम ही लोग नहीं बहुत तेज हैं कि हम लोग एथिक्स और मॉरल की बात करते हैं। हमारे संस्कार में हमेशा ये कहा गया है कि हम लोग के संस्कार अच्छे होने चाहिए। कहते हैं तो पुराने जमाने के लोग बुद्धू थे, ये सैकड़ों साल पुराने हैं। पहले जमाने में 4 वर्ण हुआ करते थे, मालूम है? लेकिन ब्राह्मण कौन था? ब्राह्मण कौन था? ब्राह्मण वर्ग वो था जो जंगलों में जा करके रिसर्च करता था, और रिसर्च करके आपको नई नई जड़ी बूटियां देता था। समझ गया? इसलिए वो बेचारा फक्कड़ रहता था, तो वो सब जगह भीख मांगता फिरता था कि भैया मुझे भीख दे दो। यही तो था, गलत है। लेकिन वो रिसर्च करता था, काम करता था। आजकल का ब्राह्मण तो खुलेआम मीट मछली मुर्गा काटता है अपने होटल में जाकर के, तो वो ब्राह्मण तो नहीं है वास्तव में। ब्राह्मण तो वो है जो ज्ञानी हो आप लोगों की तरह, ठीक है? और अगर ज्ञानी नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। एक चीज़ और बताएं, ये जाति पाति जो है ना, ये पहले कभी नहीं हुआ करती थी। आप कभी भी कृष्ण में देख लो, राम में देख लो, उन्होंने ये नहीं लिखा कि हम रामचंद्र सक्सेना हैं या हम कृष्ण फला हैं, ऐसा कोई नहीं लिखता है। वो सब सिर्फ कृष्णा लिखे, सिर्फ रामा लिखे। ये तो हमने बनाया है, ठीक है, कि ये मियाँ सिद्दीकी हैं और ये मैडम फला हैं और ये वो, सब गलत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। कि होना चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव जो है ना, इसी ने सबका कबाड़ा कर रखा है, देश का भी और सारे संसार का। हम सब एक हैं। आपने सुना होगा कि रिसर्च हुई, सबने कहा डीएनए एक है, जहाँ से आया है, जहाँ से आप भी बने हो, आप भी बने हो, मैं भी बना हूँ, ये भी बने हैं। इसका मतलब हम सब आपस में रिश्तेदार हैं ना, भाई बहन है ना। लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं है, स्वार्थ के कारण, कि अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ मुर्गे हैं, उनका कल्याण होगा तो लेकर चाहिए, राइट? तो उन्होंने भी आचार्य समता लगाई हुई थी। जैसे सबसे पहले जो था आचार्य अत्रेय थे, इन्होंने बनाया कि मरीज की संख्या होना चाहिए, वैद्य का गुण क्या होना चाहिए, डॉक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मरीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तो मरीज जो है वो डॉक्टर को पीटते हैं। मैंने देखा है कोलेक्सेस्टेक्टमी की, और वो मर गई उसकी अम्मा, उसने खूब पीटा डॉक्टर साहब को, और यही सीखा तुमने अपने। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको अपना भी ध्यान रखना है। मैंने शुरू में भी कहा आपको अपना ध्यान रखना है। अभी एक कोपरा है, कोपरा जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और कितनी बच्चियां मेरे पास और बच्चे आए जिन्होंने कहा सर मेरे को बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कीटोकोनाजोल जो था प्रेगनेंसी में दे दिया, पता लगा बच्चे को कंजेनिटल एनोमली हो गई। उसके दोस्त ने कहा ये डॉक्टर है जिसने तुम्हारे बच्चे को ऐसा कर दिया। तो वो बेचारा फंस गया, 16 लाख का मुकदमा हो गया, तो मर गए दोनों जने। फिर हमने किसी तरह उनका छुटकारा दिलाया, और तब मैं IMA में प्रेसिडेंट था। ऐसे ही बहुत से केसेस हैं जो मर जाते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने पैरों पे खड़े होने से ज़्यादा बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। चाहे बुढ़ापा भी आए आपको, तब भी अपने पैरों पे खड़े रहिए। आप ये आशा मत कीजिए कि अरे मेरा बेटा डॉक्टर है मुझे हेल्प करेगा। कोई किसी की हेल्प नहीं करता। अगर कोई कर दे तो भगवान को बहुत बहुत शुक्र मानना चाहिए, ठीक है? तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, टेक इट फ्रॉम मी, कि अपने पैरों पे खड़ा रहना है, ठीक है बेटे? उसके बाद फिर चरक आए, चरक ने अपनी चरक क्षमता बनाई। फिर सुचित आए, ही वॉज अ वेरी ग्रेट सर्जन, और उन्होंने फिर बताया कि हाउ टू डू सर्जरी। तो तमामों वो कस्में दिलाई जाती रही हैं। हम तो कसम आज खा रहे हैं
आज आपने खाई होगी ओथ की कसम, हैं? लेकिन ये ओथ जो है बहुत पुरानी कहानी है, ये ना समझिए कि हमने इसको नई जवानी में जवाना बना दिया है। नेक्स्ट, तो अब लोगों को अकल आनी धीरे धीरे शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि हम अपने पूर्वजों को भी याद करें। तो अभी जो आपकी एनएलसी है ना, है, उसने क्या किया, उसने एक नई शपथ पैदा करी। कौन सी शपथ थी जो आपने पढ़ी है? चरक शपथ की। लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग जो धनवंतरी थे, ही वॉज द एक्चुअल गॉड। बट एनीवे, ये तो संसार है, चलता रहता है। और ये विवेकानंद जी आ गए हैं पता नहीं कहाँ से। चलो नेक्स्ट, फिर देखो अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने क्या किया, आपको लूटा ना। मुगल आए, उन्होंने क्या किया, आपको लूटा ना। सोमनाथ मंदिर लूट लिया, ये लूट लिया, वो लूट लिया। मालूम है नहीं मालूम है? ये सब कौन थे, बड़े भले थे कि लुटेरे थे? लुटेरे थे। अकल है आपको ना? लेकिन हम उन लुटेरों की कहानी पढ़ते हैं। एक दिन मैं आगरा गया, तो लोगों ने कहाँ गए, और मैंने उनको बताया, उन्होंने क्या कहा उसको जाने दीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन लोगों ने लूटा आपको। अब समय आ गया है कि आप लुटने को तैयार नहीं हैं। आप चाहते हैं कि हम सशक्त हों, और इसीलिए सशक्त भारत की आप सुंदर सी सुनहरी तस्वीर है। एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर द ग्रेट पीपल ऑफ प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज। आई होप दैट यू विल डू दैट। एक चीज़ और बताएं, इसमें से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें पोटेंशियल्स नहीं है। हर एक आदमी में पोटेंशियल्स हैं। कल मैं एक रात शादी में गया हुआ था, वो पट्टी के निकट था, वो बनारस रोड पे पड़ता है। और वहाँ पे कौन पैदा हुआ, वहाँ पे कौन था जिसने बहुत बड़ी इतिहास लिख दिया? कौन था बेटे? अमिताभ बच्चन के पिताजी, वो वहाँ पैदा हुए। उनका वहाँ छोटा सा घर अभी भी मौजूद है, और बहुत गांव सा है, वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन अभी वहीं थी उनकी श्रीमती, तो वो कुछ साल बाद बनवा के गई है। और उनके बेटे अमिताभ ने आज ऐसा नाम कमाया है। उस आया बहुत छोटे से गांव से है, और ऐसा उसने कमाया कि कैलकाटा में पता है उसका मंदिर बना हुआ है, लोग उसकी पूजा करते हैं। सारी वर्ल्ड में उसका नाम है, सारे का सारा, है कि नहीं है? तो आप चाहे कहीं से भी आए हो, कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर भी पोटेंशियल है, आप भी दुनिया को हिला सकते हो, दुनिया को बता सकते हो। ऐसे ही विवेकानंद भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत पुअर फैमिली से आए हैं, किनारे लहरों के टहलते रहते थे, जो मेड़ पे उस पे है। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री थे, कितने बड़े बन गए, आपके देखते देखते ही बन गए। ऐसे ही बन गए जैसे मेरे देखते देखते अगर मैं जिंदा हूँगा तो आप भी बड़े बन गए। ठीक है बेटे? तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अपनी हिपोक्रेटिक ओथ आप पे लाद दी है। नेक्स्ट, लेकिन मरीज तो आपकी मुट्ठी में है ना, उसने तो बेचारे ने अपने को अर्पण कर दिया है, समर्पण। जैसे बीवी अपने मियाँ को समर्पित कर देती, आजकल नहीं है इतना। तो अभी एक लड़की है आप ही लोगों में से जो ये बोलेगी कि कैसे उसने ये अत्याचार किया कि मेरा यूट्रस निकलवा दिया बगैर मेरे पूछे हुए। तो देखिए बेटे, और आगे मेरा सा, तो हैंडल विद केयर बोथ सोमा एंड साइकी बिकॉज वी केयर। फिर क्या है मेडिकल एथिक्स की ओरिजिन? कि किसी जमाने में हनुमान जी जो थे वो क्या लाए? संजीवनी ब्यूटी लाए। इसका मतलब वो सल्ड आउट थी ना, और प्राण बच गए श्रीमान लक्ष्मण जी के, नहीं तो चले गए होते टाए टाए फिस हो गए। तो हनुमान निडर थे, गए ले आए तोड़ ताड़ के, जैसे आप लोग सब निडर आज हो गए हो बहुत ज़्यादा। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने स्वार्थवश, जो लोग जेल में बंद होते हैं ना, जो नौकर चाकर हैं जेल में बंद होते हैं, उनको हम बड़ी नीची दृष्टि से देखते हैं कि ये तो कातिल है, इसको सुथरे को चाहे कुछ करो, चाहे कोई दवा खिलाओ, चाहे कोई ट्रायल करो। तो ये गलत बात थी। आफ्टर वो भी इंसान, देखो हम सारे के सारे इंसान हैं, हम में कोई फर्क नहीं है, सोच का फर्क है।
अगर आपकी सोच फर्क है तो आप मानव है, और सोच फर्क है तो आप दानव है। तो इसलिए सबको समान समझना चाहिए। तो इस पे बड़ी क्रुएल्टी हुई जो न्यूरमबर्ग में, फिर न्यूरमबर्ग कोड बना नाजी डॉक्टर्स के अगेंस्ट में। उन्होंने कहा कि ये आपको फॉलो करना है। देखो जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, मैं एक दिन जर्मनी में टहल रहा था उस रिवर के किनारे, तो मैंने देखा बहुत से लोग जो थे वो अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थे। मुझे बहुत तरस आया, और मैं बोलने में ज़रा ज़्यादा वो था, तो मैं सबसे बात करता रहता था। तो मैंने वहाँ जर्मन से भी, लेडीज से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि इन बच्चों ने मेरी गलती थी कि मैंने वो दवा खाई जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी। तो एक थैलेडोमाइड हुआ करती थी, तो अभी भी देते हैं उसे लिमिटेड में, लेकिन अदरवाइज इट कैन कॉस्ट अनलिमिटेड अमाउंट। तो सारे बच्चे उनके विकलांग पैदा हो गए। ये थैलेडोमाइड बेबी की शक्ल है बेटे, समझ गई। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली मैं बाहर जाता रहा, कभी अमेरिका, कभी कनाडा, कभी, तो मैंने दोबारा जो गया तो मैंने देखा वो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, 11 साल के, और वो बेचारे कोई लिफ्ट चला रहा है अपने पैरों से, किसी तरह से ठूंठ से कोई कुछ कर रहा है। तो कितना जीवन यापन उनका दुष्कर हुआ। तो हमको ये भी सोचना है कि हम डॉक्टर्स हैं, हमको उसको ठीक करना है। हमारा धर्म उसको कोई गड़बड़ सड़बड़ चीज़ नहीं दे देना, बीमारी तो नहीं देना है ना। लेकिन फिर भी जो लोग केयरलेस हैं वो बीमारी दे ही देते हैं। मैंने अभी भी बताया कि हम कोरोना में उस प्रोटोकॉल से बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि मुझे मालूम है कितने लोगों ने जान गंवाई। अभी परसों एक मेरी सिस्टर थी उषा, एंड शी डाइड। क्यों? क्योंकि सब ने कहा इसको ये लगा दो, नेफ्रोलॉजी है, किडनी लगा दो, डायलिसिस भी कर दो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे दो, सिवाय पैसा लूटने के अलावा कुछ नहीं। 16 लाख खर्च किए, 20 लाख, और इवन देन शी वाज लॉस्ट। और उसके लोग कंप्लेन कर रहे थे, हमसे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आपसे क्या कहें, लेकिन है ऐसा समाज में, हकीकत है ऐसी। तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू रेज योर प्रेस्टीज। फिर ICMR में बनाई गई। नेक्स्ट, अब आई बारी बच्चों की। मैंने भी कहा कि कुछ बच्चे निडर हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं। सारे बच्चे बहुत मुस्कुरा रहे थे जब मैं इंटर हुआ। तो जब मोना मैम ने कहा आप लोगों से कि भाई कौन कौन बोलने में माहिर है, खट से 6-7 बच्चों ने नाम दे दिया। अभी तो इनके पास और भी आ गए, तो ये करिए इतने सारे को कैसे हम एक दिन में एडजस्ट कर देंगे। तो हिम्मत रखनी चाहिए, आगे रहना चाहिए। आप किसी से पीछे नहीं हैं, आप सबसे आगे हैं। तो इसमें से जो पहले डॉक्टर सिंह हैं वो आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं मेडिकल एथिक्स के। उसके बाद